मंथन 2021 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आपको पता ही है, एक तरफ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन ने सिर उठा लिया है, जिससे भारत में भी खलबली मची हुई है। काफी चिंता है, कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन क्या 2021 भी हमारा बर्बाद कर देगा। जाहिर है, वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, कब आपको वैक्सीन लगेगी, ये नए स्ट्रेन में वैक्सीन कवर होगी या नहीं, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। सारे के सारे सवालों के जवाब देने के लिए मंथन के इस सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर वीके पॉल। आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर पॉल, जो कि भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य हैं और नीति आयोग में हेल्थ वर्टिकल को हेड करते हैं। बहुत स्वागत मंथन में आपका डॉक्टर पॉल। कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? 2020 जा रहा है, आखिरकार राहत की सांस ली होगी आपने भी। जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ तो उम्मीद है, उम्मीद बन रही है, और वो उम्मीद कम से कम दो वजह से हम कह सकते हैं। पहले तो जो हमारे इन्फेक्शन के, कोविड-19 के इन्फेक्शन के केसेस कम हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। आज कल के 24 घंटों में 16,000 से कुछ ऊपर के केस हुए हैं। ये सिचुएशन जो थी पहले जब थी तो वो जुलाई के महीने में थी, और हम उस सिचुएशन से उभर के आए हैं जब एक दिन में 95-96 हज़ार केस हो रहे थे। तो एक तो ये भी उम्मीद बांधता है, और डेथ में भी कमी हुई है, बहुत कमी हुई है, और डेथ रेट भी काफ़ी कम है और कंसिस्टेंटली लो है। जो दुनिया भर में जो लोएस्ट केस फैटेलिटी रेट है हमारा देश उसमें सम्मिलित है। तो ये जरूर उम्मीद बांधता है। और दूसरा इसलिए भी उम्मीद बनती है, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि हम वैक्सीन की तरफ अग्रसर हुए हैं और सारा विश्व भी वैक्सीन की तरफ पहुंचा है और हम भी पहुंचे हैं वैक्सीन की तरफ, और ये बिल्कुल उम्मीद का सोमा है। लेकिन जैसे याद रहे कि पेंडेमिक खत्म नहीं हुई है, केस कम हुए हैं, लेकिन भारत की बहुत सारी व्यक्ति, हम सब जनता भारत की अभी भी ससेप्टेबल है। उनमें अभी भी संक्रमण हो सकता है। जहां तक जो भी आंकड़े बताते हैं, विज्ञान बताता है, सीरो सर्वेस बताते हैं कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर स्टिल ससेप्टेबल। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि ये नीचे आई हुई पीक जो है कभी भी उठ सकती है। और ये जो नया वेरिएंट आया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, उस म्यूटेशन की वजह से ये सिचुएशन बदल जाए, ऐसा भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत सारे प्रभावी कदम लिए गए हैं, और आगे भी इस स्ट्रैटेजी में और भी तेज गति और इंटेंसिटी लाई जाएगी। ठीक है डॉक्टर पॉल, आपको भी पता ही होगा कि जो यूके से लोग आए हैं हिंदुस्तान, उनमें से 6 मरीजों में जो पॉजिटिव निकले कोरोना वायरस के, उनमें 6 मरीजों में ये नया स्ट्रेन पाया गया है। यानी अब नए स्ट्रेन की इंडिया में एंट्री हो गई है, इसमें कोई डाउट बचा नहीं है। मेरा सवाल डॉक्टर पॉल आपसे यह है कि आपकी जानकारी और आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक यह नया वायरस पुराने कोरोना वायरस से कितना ज्यादा घातक, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर पॉल, आपने ये ठीक कहा कि ये जो यूके का म्यूटेटेड वायरस है, बदला हुआ वायरस है, ये हमारे देश में भी पहुंच गया है। और जो यात्री आए हैं यूनाइटेड किंगडम से, उनके द्वारा ये आया है, उन्हीं को ट्रैक किया गया, और उनमें जो केसेस पॉजिटिव आए थे, जब उनके वायरस के जीनोम को समझा गया तो ये पाया गया कि ये वही बदला हुआ वायरस है जो कि यूके में रिपोर्ट हुआ है डेटा के हिसाब से। लेकिन याद रहे कि ये जो फैलाव हुआ है इस म्यूटेंट का, वो बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, और दूर दूर तक भी गया है। तो ट्रैवल के द्वारा ऐसे होता है, और आजकल ये सब दुनिया इस वायरस की पेंडेमिक के मामले में तो बिल्कुल एक की तरह से जुड़ी हुई है। और जब तक पता चलता है कि ऐसा कुछ संक्रमण एक से दूसरी जगह गया है, उससे पहले ही पहुंच जाते हैं, और इसका कोई आसान तरीका इसको रोकने का नहीं है। हैविंग सेड दैट, 2-3-4 बातें अभी तक सामने आई हैं। वैसे तो एक, जब वायरस का स्वभाव बदल जाता है, उसमें कोई बदलाव आ जाता है, उसमें बदलाव अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, खराबी की तरफ भी हो सकता है। तो इस वाले वायरस में जो अभी तक समझ आया है, वो ये समझ आया है कि ये वायरस
एक से दूसरे को जाने की जो टेंडेंसी है वो ओरिजिनल वायरस की बजाय या जो साधारण वायरस है, कॉमन वायरस अभी तक चला हुआ था, उस स्ट्रेन के मुताबिक इसकी संक्रमण की शक्ति जो है वो ज्यादा है। दिस इज मोर कंटेजियस कंपेयर टू दी नॉर्मल वायरस विच वॉज इन सर्कुलेशन। तो तेजी से फैलता है, दूसरे की तरफ जाता है, और एक आंकड़ा कहता है कि 70% से ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी हम मान सकते हैं। तो ये खतरे की बात हो जाती है, और यूके में ऐसे ही हुआ कि धीरे धीरे इसी वायरस के स्ट्रेन ने जोर पकड़ा, और जो पहले वाला वायरस था वो कम होता गया और ये बढ़ता गया। लेकिन 2-3 बातें जो और सामने आई हैं उसमें बहुत इसकी सीरियसनेस जो है वो दिखाई नहीं देती। जैसे कि जहां तक भी अभी समझ आ रही है, ये लगता है कि जितने भी वैक्सीन बन रहे हैं दुनिया में और हमारे भी देश में, उसमें इस वायरस के प्रतिरक्षण की जो ताकत है वो उतनी ही कारगर होगी। तो ये वैक्सीन को जो अभी तक बने हैं उनको नाकाम नहीं करता। ये भी उस वायरस को भी बचाएगा। हमारी इन्फेक्शन जो है इस वायरस से भी, इस म्यूटेशन से भी होगी, तो ये जो वैक्सीन है उनसे भी हमें बचाएंगे। ये भी एक बात सामने आई है। दूसरा ये भी सामने आया है कि इससे कोई जो सीरियस बीमारी हो दूसरे स्टैंडर्ड स्ट्रेन के मुकाबले में, ऐसा भी नहीं है। द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज, रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ रेट लगता है कि उतने ही हैं जितने कि दूसरे वायरस की वजह से हो। लेकिन एक चीज याद रखनी होगी कि जब एक वायरस तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है तो वो ज्यादा लोगों को पकड़ेगा, ज्यादा लोगों को बीमार करेगा। जब वो होगा किसी भी सोसाइटी में, समाज में, देश में, शहर में, तो हेल्थ सिस्टम तो ओवरवेल्म हो जाएगा ना। तो अपने में उसकी मोर्टेलिटी रेट हाई नहीं है, सीरियसनेस हाई नहीं, तो लेकिन जब नंबर बढ़ जाएगा, उनका नंबर बढ़ जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, सीरियस लोगों की भी संख्या बढ़ जाएगी, चाहे उतने ही सीरियस हैं जो कि दूसरे स्ट्रेन के मुकाबले में है, तो एक खतरनाक माहौल पैदा हो सकता है। और जैसा कि हो भी रहा है, अगर आप बातें सुने तो यूनाइटेड किंगडम में अब सारे हेल्थ सिस्टम जो है ओवरवेल्म हो रहा है। तो इसको हम लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते और हमें सतर्क रहना होगा, और हमें जो उचित कार्रवाई करनी है पेंडेमिक की रिस्पांस के तौर पे, साइंस के तौर पे, और अपनी हमारी जिम्मेवारी इसमें जो है वो तीनों ही मुद्दों के ऊपर हमें प्रॉपर तरीके से तैयार रहना होगा और जिम्मेवारी निभानी होगी। और इसकी बात हम कर सकते हैं कि ये क्या करना है। डॉक्टर पॉल, आपकी बातें सुनकर जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्होंने कम से कम इस मामले में तो राहत की सांस ली होगी कि जो ये कोरोना का नया स्ट्रेन है ये ओरिजिनल वायरस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक, डेंजरस, ज्यादा घातक नहीं है, पर हाँ उससे ज्यादा तेजी से जरूर फैलता है। और दूसरी राहत की बात यह है, आपने कहा जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं वो सारी की सारी इस नए स्ट्रेन को भी कवर करती हैं। मेरा सवाल डॉक्टर पॉल ये है, क्योंकि आप पूरी स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान की बना रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, क्या हमने डिसाइड कर लिया है कि इंडिया में अपनी पॉपुलेशन को हमें कौन सी वैक्सीन लगानी है? फाइनलाइज हमने कर लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने? कौन सा वैक्सीन लगेगा ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे रेगुलेटर किस वैक्सीन को चिन्हित करते हैं कि ये अब मार्केट हो सकता है, और उसका बेसिस होगा जो उन्होंने ट्रायल किए हैं उसके रिजल्ट्स क्या दिखाते हैं, और वो 2 स्तरों के ऊपर पास होके आएंगे। पहला है कि सेफ है कि नहीं है, सेफ्टी, और दूसरा है कि इफेक्टिव है कि नहीं है, कि ये बचाते हैं क्या और अच्छी तरह से बचाते हैं कि नहीं। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है सेफ्टी और एफिकेसी को देखना वैक्सीन का, और वो काम जो निभाया जाता है वो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है उनकी तरफ से निभाया जाता है। उसकी एक पद्धति है और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के तरीके से ये किया जाता है, और एक साइंटिफिक प्रोसेस है। उसमें एक्सपर्ट होते हैं और कई तरह के एक्सपर्ट होते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट होते हैं, बेसिक साइंस के होते हैं, एपिडेमियोलॉजी के होते हैं, और फार्माकोलॉजी जो समझते हैं अच्छी तरह से वो भी होते हैं। तो वो देख के फैसला करते हैं कि जो भी आपने डेटा दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, सारा जो ट्रायल का जो रिजल्ट्स दिए हैं, क्या वो ये दोनों फ्रेमवर्क्स में, दोनों ही कसौटियों से उभर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब ये आ जाएंगे तो जो वैक्सीन अवेलेबल होगा देश में
वही वैक्सीन दिया जाएगा। और इस उपलक्ष्य में जैसे कि आपको मालूम है कि भारत के ही 2 बने हुए वैक्सीन जो है इस समय इस विचार के अंतर्गत है, ये विचाराधीन है हमारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ। वो इसके जो आंकड़े हैं, इसका जो बेसिस है, क्लिनिकल स्टडीज हैं, उससे पहले एनिमल स्टडीज का डेटा है, इम्यूनोजेनेसिटी का डेटा है, ब्लड का डेटा है और प्रोटेक्शन का डेटा है, उस सबको एक तरीके से और विस्तृत तरीके से उसको देखा जाएगा। क्योंकि किसी भी वैक्सीन को, किसी भी दवाई को लागू करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की काम है, बहुत जिम्मेवारी का काम है। और ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके ऊपर कोई किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई है। और जब उनकी तसल्ली हो जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि ये तसल्ली वाला जो टाइम है वो जल्द आएगा, उसके बाद में लाइसेंशियर मिलेगा। और उस लाइसेंशियर के होने के बाद जो भी वैक्सीन अब प्रॉपर आ गया है देश में, जो चिन्हित हो गया है, सेफ है, इफेक्टिव है और उसकी अपनी जो रोबस्टनेस है साइंटिफिक प्रोसेस की, वो जब चिन्हित हो जाएगी तो ये वैक्सीन जो है अवेलेबल होंगे। पहले 1 होगा, फिर हो सकता है 2 हो, 3 हो, आगे आगे जाते जाते और भी कई वैक्सीन हैं जो हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, उनके ऊपर इसी तरह की प्रक्रिया लागू की जाएगी। ओके, ये तो काफ़ी हद तक सरकार की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से सिग्नल आ चुका है कि कौन कौन सी पॉपुलेशन को पहले लगेगा, काफ़ी हद तक क्लियर है। मुझे पता है कि आपने भी गवर्नमेंट के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर काफ़ी तैयारी कर ली है कि वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी देश के कोने कोने में, दूर दराज के इलाकों में, और कैसे लगेगी। आपने अभी इशारा किया कि हो सकता है 2, 3, 4 वैक्सीन्स को देश में मंजूरी मिल जाए। क्या ये भी हमने तय कर लिया है कि ये कितने की मिलेगी? क्योंकि लोग सब सोच रहे होंगे विदेश से आएगी तो बहुत महंगी होगी, कितने की होगी, क्या प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं? देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूं 2 बातें। जैसे मैंने ये कहा कि वैक्सीन के कई वैक्सीन पाइपलाइन में है, कोई वैक्सीन क्लिनिकल फेज 3 में काफी काम कर चुका है, कोई 2 में है, कोई 2 से पहले वाले में है, कोई 2 से 3 में जा रहा है। तो एक लाइनअप हो रखा है वैक्सीन्स का। और हमारे देश में कम 6 वैक्सीन है जो कि क्लिनिकल ट्रायल की फेज में है, जो कि ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं उनके। तो उनमें से जो आगे है वो इस स्टेज पे हैं कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है। जो उसके पीछे है वो थोड़ा अपना काम पूरा कर रहे हैं, फेज 2 कर रहा है, कोई फेज 3 कर रहा है। और 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो अभी फेज 1, फेज 2 में ही चले हैं। और इन 6 में से 3 जो वैक्सीन हैं वो हमारे देश में ही ओरिजिनली विकसित हुए हैं। भारत बायोटेक का है, केडला जाइडस का है और जिनेवा का वैक्सीन है जो कि RNA वैक्सीन है, लेकिन वो पीछे चला हुआ है। तो जैसे जैसे वैक्सीन डेवलप हो जाए, जैसे जैसे डेटा आता जाए और उस कसौटी पे वैक्सीन पूरा उतरे, हर एक वैक्सीन उस कसौटी पे पूरा उतरेगा ये भी कोई कह नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे ये आते जाएंगे और इसके बाद भी और वैक्सीन आएंगे तो वो प्रक्रिया से निकलकर वैक्सीन उनको उपलब्ध किया जाएगा। और दूसरी बात आपने ये कही है कि ग्रुप्स को पहले दिया जाएगा, दूसरे दिया जाएगा। उसमें एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो हमारे जो चिन्हित हुआ है और जिसको कवर करना चाहेंगे वो ग्रुप है जो व्यक्ति 50 साल की उम्र के ज्यादा है। तो 26 करोड़ लोग ये हैं, सबसे बड़ा ग्रुप जो रियल फोकस है वो कि 50 साल के ज्यादा जो व्यक्ति हैं उनको कवर किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। और ये क्यों चुना गया ये भी मैं समझाना चाहूंगा। वो इसलिए चुना गया कि जब हम कोविड-19 की वजह से मौतें हुई हैं उनको देखते हैं कि किन व्यक्तियों में ये मौत हुई, तो देखा जाता है कि 50 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं, भाई बहन हैं, उनमें 80% लगभग डेथ्स जो हुई हैं इन्हीं में हुई है। और महामारी का जो सबसे दुखद एंगल होता है वो यही होता है कि मॉर्टेलिटी कितनी हुई। तो अगर हम ये सोचें कि हमारा देश ये संभव करे कि 50 साल के व्यक्तियों को पूरा कर लेते हैं और जल्द से जल्द पूरा कर लेते हैं, तो इसका असर ये होगा कि महामारी की मॉर्टेलिटी बहुत हद तक, उसकी वजह से होने वाली मौतें जो हैं वो रुक जाएंगी और एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पूरा हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रहे कि वैक्सीनेशन देने का एक ये उद्देश्य है, लेकिन ये अकेला उद्देश्य नहीं होता। बाद में ये भी उद्देश्य होता है
कि इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाए कि महामारी ही खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी होगा। लेकिन जब वैक्सीन की सप्लाई शुरुआत के महीनों में कम होगी तो फिर इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, और सबसे बड़ी प्राथमिकता 50 साल के व्यक्तियों को जो उसके उम्र के ज्यादा हैं उनको दी गई है। इसके अलावा 50 के नीचे जो व्यक्ति जिनकी की गंभीर बीमारियां हैं, किडनी फेलियर है, ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, कैंसर है, बहुत सीवियर डायबिटीज है, तो उनको कवर करेंगे। लगभग 1 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा ये सही है कि जो हमारे कोरोना को हमें बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर जो आगे ये लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारा एक कवच बने हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी रिस्क दी है, तो उनको बचाना भी जरूरी है कि जैसे महामारी आगे भी आए तो वो रोक सके और उनका मोरल अच्छा हो और वो अपने आप को सेफ महसूस करें, क्योंकि उनका बाकियों से ज्यादा रिस्क उन्होंने फेस किया है और फेस करते रहेंगे। तो लगभग इनको कुल मिला के हमारा प्राथमिक ग्रुप बनता है और बाहर के देश भी और WHO में भी इसी सोच के साथ एडवाइस दी जाती है। और जैसे आपने देखा है कि हम इसी को लेके सामने आए हैं और इसको जनरल मान्यता मिली है, क्योंकि ये फैसले हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर लिए हैं और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, एविडेंस के बेस के ऊपर इनको चिन्हित किया गया है। अब कितनी तेजी से मिलेगा, कितनी जल्दी हम ये सारे समूह को 30 करोड़ के पूरा कर लेंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि वैक्सीन हमें कितनी सप्लाई मिल जाएगी। कोशिश यही होगी कि इन सबको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। ठीक है। कोशिश ये होगी कि हम हेल्थ वर्कर से शुरू करेंगे और जैसे ही और वैक्सीन मिल गए हम दूसरे 50 साल वाले ग्रुप को भी कर देंगे, फ्रंटलाइन वाले को भी कर देंगे। तो ये नहीं है कि एक समूह खत्म होगा तो दूसरा आएगा, नो। एक से शुरू करेंगे, वैक्सीन है, दूसरा भी जुड़ गया, फिर तीसरा भी जुड़ गया, तो इकट्ठा ही चलेगा ये। ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर पॉल, एक आखिरी सवाल आपसे, और आखिरी सवाल ये है जो हर कोई इस समय उसके जहन में है, ये सवाल कि क्या ये फ्री में मिलेगी, सरकार लगाएगी, क्या कुछ एक मिनिमम कॉस्ट लेगी या फिर प्राइवेटली लगवाना पड़ेगा, जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी, इसकी जानकारी भी दे दीजिए। पहली बात है कि ये अभी जो प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटाइज करके जो ग्रुप बनाया गया है, वो 30 करोड़ व्यक्तियों को चिन्हित कराया गया। उसका मैंने बेस बता दिया आपको। 26 करोड़ वही हैं जो 50 साल से उम्र के ज्यादा हैं। तो इसको आप इस तरह से लीजिए कि ये जो स्टेज है, ये एक पब्लिक हेल्थ रिस्पांस की तरह से है। इसमें इंडिविजुअल का नहीं है कि मैं जाऊं और मैं लगाऊं, पहले ये पूरे कर लें। जब ये पूरे हो जाएंगे तो हमारा देश का और समाज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पहले पूरा हो जाएगा और उसके बाद में फिर दूसरे तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई करी जाएगी। और उस समय जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, महामारी की क्या सिचुएशन है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है, रिस्क कैसा है और क्या डेवलपमेंट्स हो गए हैं, कोई नए म्यूटेंट आ गए, उसके बेस पे आगे हम बढ़ेंगे। तो प्लीज इसको पहले अप्रिशिएट करिए कि ये हम सबके लिए एक पब्लिक हेल्थ की तरह जा रहे हैं। ये वो सिचुएशन नहीं है कि मैं जाऊंगा कहूं कि मुझे दवाई दो। अभी हमने समाज को बचाना है। तो उसके बचाने की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो रिसोर्सेज जो है वो सरकार की तरफ से उनमें कोई कमी नहीं। रिसोर्सेज विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। इसके ज्यादा जो सोच है, जैसे ही वैक्सीन का स्टेज आती है उस समय इसके बारे में बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर पॉल। मंथन में आकर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और वैक्सीनेशन में भारत की क्या तैयारी है उसके बारे में ये सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, जो कि जैसा आपने खुद सुना, कुछ एक शक उन्होंने दूर कर दिए वैक्सीनेशन को लेकर, कुछ एक सवाल थे उनके जवाब भी दे दिए। जाहिर है 2021 में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और उम्मीद तो यही है कि कम से कम जो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो ज्यादा खतरे में हैं, उनका वैक्सीनेशन कम से कम साल के शुरुआत में ही पूरा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।